चलो शुरुआत करते हैं। सो बेसिकली इधर से स्टार्ट करें। ओके, सो अब तक जो भी अपना हुआ उसमें आप लोगों को कोई सवाल है, कुछ चीज ऐसा है जो नहीं समझ में आई, कुछ चीज पे आपको डाउट है, ऐसा लगता है पूछना है तो पूछ लो, क्योंकि टॉपिक के हिसाब से हमारे पास क्लाउड के बारे में जानना हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, टेनेंट हो गया, वीएम हो गया, वर्चुअल नेटवर्क हो गया, ठीक है, फिर एनएसजी हो गया, फिर गेटवे हो गया, गेटवे के बाद साइट टू साइट वीपीएन गेटवे एंड एक्सप्रेस राउट गेटवे, एक्सप्रेस। कनेक्टिविटी हो गई, कनेक्टिविटी कर लिया। अब फिर कनेक्टिविटी के बाद मशीन डोमेन में चले जाता है, सब कुछ हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिस में भी मशीन डोमेन में चले गए, सब कुछ हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन में अभी तक आपको कुछ डाउट है तो ये जो सेशन जो होगा ना, ये जो सेशन होगा तो अपना एक पड़ाव तो पार हो गया। एक पड़ाव यानी क्या? हमने वीएम बना लिया, नेटवर्क सेटअप कर लिया, गेटवे बना लिया, एक पड़ाव पार हो गया। मतलब हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, अज़ोर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, बेस इंफ्रास्ट्रक्चर। कि नहीं कि कुछ उसमें पेंडिंग है? क्या लगता है, कुछ पेंडिंग है? नहीं, सारा तो रेडी है। हाँ, बेस तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। हम उसको सेक्शन 1 रेडी हो गया। सेक्शन 1 में हमने मतलब वीनेट रेडी हो गया, आरजी डिफाइन हो गया, आरजी, वीनेट, वीएम, गेटवे, ओके, एनएसजी, ओके, ये सब मिलके हमारा क्या हो गया? एक बेस इंफ्रा रेडी हो गया, राइट? यस, राइट। ठीक है, अब बेस इंफ्रा रेडी हो गया तो इसके बाद है ना, थोड़ा सा कुछ अलग देखने का कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अभी कोई सवाल है किसी के पास तुम्हें कि आगे बढ़ू सीधा? एक्सप्रेस राउट में थोड़ा था सवाल। बोलो बोलो, पूछो हाँ। पूछो पूछो, क्वेश्चन पूछो। ये जो अभी अभी समझो, हमने दो ऑप्शन होता है ना अपने पास पोर्ट टाइप सिलेक्ट करने के लिए, प्रोवाइडर और डायरेक्ट। हाँ, तो डायरेक्ट लेकिन वो देता कौन है? मतलब डायरेक्ट ऐसा खुद माइक्रोसॉफ्ट डालेगा हमारे यहाँ नहीं से नहीं कि नहीं नहीं नहीं, उसमें वो भी भी तुमको एक सब? प्रोवाइडर चूज करना ही पड़ेगा। वो डिफाइन करेंगे वो। मैं वो जो ओके, बात करके एक प्रोवाइडर ही रहेगा वो, ठीक है। ओके, बट प्रोवाइडर में तुम्हारे को है ना, हो सकता है कि तुम्हारे को ए से बी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हाँ, तो तुमको है ना इधर एमपीएलएस प्रोवाइडर का होगा, इधर एमपीएलएस प्रोवाइडर का होगा, इधर एमपीएलएस प्रोवाइडर का अच्छा, होगा। हाँ, मतलब हाँ, हॉप्स समझा। ज्यादा रहेंगे, इधर जाके गली गली में से जाके तुमको पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, पहुंच तो जाओगे। डायरेक्ट में समझो आपको ए से बी जाना है तो आप इधर जाओगे और इधर पहुंचा दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि और डायरेक्ट क्या है, आपको पता है कि स्टार्ट ही होता है किधर से? 1 Gbps एंड अबाउ, 10 Gbps एंड अबाउ शायद, या 1 Gbps एंड अबाउ, अपने देखा था, राइट? हाँ, 1 Gbps तो से। हाँ, तो बस वो कंडीशन है। और हाँ, मैंने अपनी अपनी अपने जितने भी सेटअप किया हूँ आज तक, मैं भी हम्म, मेरे 3-4 सालों में मैंने कहीं नहीं देखा कि डायरेक्ट सेटअप है, ओके, क्योंकि प्रोवाइडर ही सेटअप रहता है। और प्रोवाइडर में जनरली लोग प्रीमियम सर्किट बहुत लोग चूज करते, ओके। ग्लोबल के लिए। ओके, हाँ, ग्लोबल जाने के लिए। अगर ग्लोबल नहीं जाना होता है तो फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ तो हमको ग्लोबल नहीं जाना है, तो फिर स्टैंडर्ड चूज कर लेते हैं। मतलब वापस से माइग्रेट करो, स्टैंडर्ड चूज कर लो। अब प्रीमियम से स्टैंडर्ड जाने पे आधा हो जाता है प्राइस। जैसे $250 एक्सप्रेस राउट सर्किट का लग रहा है, या $500 लग रहा है, तो स्टैंडर्ड में आ जाएंगे तो $250 लगेगा। ठीक है, अच्छा, और कुछ? उतना ही देखता हूँ। ये तो निहाल का सवाल था, तुम्हारा क्या था? वही हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे ना, हाँ हाँ, तब लोग हम लोग वही वही डाउट बस था। बस इतना सही डाउट आया, मतलब पढ़ाई नहीं की है क्या? एक और चीज देखा था मैंने कि फास्ट पाथ करके एक टर्म देखा था मैंने। हाँ हाँ, वो इसमें वो देखा था। नेटवर्क वाले है ना। वो देखो, मेरे जहाँ तक मेरे अंदाज में है, वो फास्ट पाथ है ना,
वो OSPF का रिलेटेड है। मैंने भी कभी कॉन्फ़िगर नहीं किया है, मैं चेक करके मैं आपको बता दूंगा चाहिए तो, ठीक है। मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया, मेरे को मौका नहीं मिला कभी फास्ट पार्ट कॉन्फ़िगर करने का, तो अगर उसके बारे में जानना है तो मैं इंफॉर्मेशन निकाल के मैं बता देता हूँ, ठीक है आपको। ठीक है, ठीक क्योंकि है। हाँ, मेरे पास भी अभी इसका इतना आइडिया नहीं है, तो आई वुड नॉट, मेरे ख्याल से वो है ना OSPF के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा होगा या किधर, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कोई बात। चलेगा। अदर देन दैट, हम लोकल से ग्लोबल इसमें जा सकते हैं क्या? मतलब अगर हमने लोकल सिलेक्ट किया और ऊपर हमने डेस्टिनेशन यूरोप रखा, हम लोग का अज्योर सब्सक्रिप्शन यूएस का है, और सर्किट हम यूरोप में डालते हैं, और लोकल का बटन तो होता है क्या वहाँ पे? लोकल मतलब सिलेक्ट करने को अलाउ करता है क्या वो, कि नहीं करेगा? SKU। नहीं तो फिर SKU सिलेक्ट करने को अलाउ करेगा, लेकिन ओके। आपका आपका फॉर एन एग्जांपल गेटवे किधर है? गेटवे यूएस में है। US में। तुमको बटन सिलेक्ट करने अलाउ कर देगा, लेकिन कनेक्शन बनाने नहीं देगा तुमको ना। वो भी बटन कब आएगा मालूम है आपको? आप 50 MBPS मत रखो, ऊपर हाँ, जाओ। वो 1 हाँ Gbps बराबर, के ऊपर, 1 GB हाँ। के एक जीबी, हाँ 1 GB के ऊपर जाओ, तब जाके बटन देता है वो। अब जब लोकल बनाओगे तो आप, भाई लोकल तो सिर्फ एक दो रीजन की बात कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। मतलब यूरोप हाँ। में तो यूरोप के एक दो रीजन, मतलब आप वेस्ट यूरोप में तो नॉर्थ यूरोप को आपको अलाउ करूंगा, वो भी मतलब वो भी चेक करना पड़ेगा कि कौन से रीजन किसके लिए अलाउ किए, उसने पेयर्ड रीजन अलाउ किए, क्या अलाउ किए, ठीक है। वेदर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो आपको फॉर एन एग्जांपल जियोपॉलिटिकल रीजन की बात किए थे सर, जियोपॉलिटिकल। वेस्ट हाँ। यूरोप, नॉर्थ यूरोप, फिर क्या है, साउथ यूरोप, जो भी यूरोप के अंदर जितने भी आते हैं ना, जियोपॉलिटिकल रीजन के अंदर जितने भी रीजन आते हैं उसको अलाउ करेगा जब आप ग्लोबल लोगे तो। अब ये है कि कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ जगह है ना, लोकल से स्टैंडर्ड या उस पे माइग्रेट कर सकते हैं कि नहीं, वो कुछ कुछ जगहों पे चेक करना पड़ेगा। जहां तक मेरे को याद है वो पॉसिबिलिटी कहीं कहीं नहीं थी कि लोकल से आप स्टैंडर्ड सर्किट पे मूव हो, या स्टैंडर्ड से प्रीमियम जा सकते हो, लेकिन लोकल से स्टैंडर्ड जा सकते कि नहीं, मेरे ख्याल से वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। उस आर्टिकल पे पता चल जाएगा कि कौन से इस पे आप जा सकते, कौन से इस पे नहीं जा सकते, बट स्टैंडर्ड टू प्रीमियम जा सकते, ये आई एम श्योर, वेरी श्योर। लेकिन डाउनग्रेड कर सकते हैं मतलब प्रीमियम से स्टैंडर्ड। प्रीमियम से स्टैंडर्ड भी डाउनग्रेड मेरे हिसाब से होता है प्रीमियम से स्टैंडर्ड डाउनग्रेड, हम्म। बट तो लेकिन नया नहीं इतना, क्रिएट करने का? हाँ नहीं, जनरली हम लोग नया क्रिएट करते हैं। उसमें क्या है, एक एक चेक कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं सीधा, प्रीमियम से स्टैंडर्ड डाउनग्रेड होता है क्या, देखो उस स्पीड तो कम नहीं होती, मतलब जैसे आपने 100 MBPS सिलेक्ट कर लिया तो 50 MBPS पे नहीं आ सकते, ठीक है। करेक्ट। प्रेस राउट सर्किट डाउनग्रेड, डाउनग्रेड बैंडविड्थ नहीं चाहिए, ठीक है। चेंजिंग द SKU फ्रॉम स्टैंडर्ड लोकल, देखो टू लोकल इज नॉट सपोर्टेड, ठीक है। ओके। वाया अजोर पोर्टल नहीं सपोर्टेड है, पावर सेल से कर सकते हैं। तो अच्छा। मतलब ये कर सकते हो आप, चेंजिंग द SKU, ओके। You can modify the SKU from premium to standard, standard to premium. Okay. You can modify certain properties of Explorer without impacting. You can modify the bandwidth, SKU, billing model, and allow. Okay. अब bandwidth का इतना है कि downgrading the bandwidth is not supported. अभी इधर ये भी दे रहा है, changing the metering plan from unlimited data to meter data is not supported. एक बार unlimited select कर लिया तो फिर रिटर्न नहीं आ सकते, ठीक है। और ये जो है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन इट इज नॉट इंटैक्ट, कभी भी चेंज हो सकते हैं सर। कोई आपको पूछता है कि भाई मेरे को ये बताओ, मेरे को एक क्वेश्चन पूछ लिया आपको कि भाई अजोर में कितने VM क्रिएट कर सकते हैं एक रीजन में, कितने कर सकते हैं? तो वो डिफाइन नहीं है ना। नहीं, उसके लिए बोलेंगे सर द लिमिट कीप्स चेंजिंग, वी कैन गो टू अजोर लिमिट्स, उधर जाके चेक कर सकते हैं हम, ठीक है। मैनेजमेंट ग्रुप 10,000 बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन पर मैनेजमेंट ग्रुप अनलिमिटेड बना सकते हैं, अजोर सब्सक्रिप्शन
कितने बना सकते, रिसोर्स ग्रुप पर सब्सक्रिप्शन बना सकते, नीचे सब डिटेल है सर, ओके। दिख रहा है। तो हाँ। मतलब सब्सक्रिप्शन एंड सर्विस लिमिट का एक आर्टिकल है, मैं उधर चेक करके आपको बता सकता हूँ, करेक्ट। ये अब भी आपको, अपडेट होते रहता है। हाँ ये भी अपडेट होता है। कोई अगर आपको पूछेगा कि भाई वेस्ट यूरोप से ईस्ट यूरोप में, या ईस्ट यूरोप से ईस्ट एशिया में रीजन में, या मतलब जैसे फॉर सिंगापुर रीजन से अमेरिका रीजन में, वेस्ट यूरोप रीजन से वेस्ट इंडिया रीजन में कितनी बैंडविड्थ है माइक्रोसॉफ्ट के बैकग्राउंड में, तुमको मालूम है क्या? नहीं। नहीं। तो वो भी चेक कर सकते हैं शायद। Azure regions. आया, चैट Okay. देख के हिल गए ना। तो देखो समझ कैसा है सकते मालूम है। हैं। हाँ अभी मैं एक बात बताओ आपको, सिंपल सी बात समझो, ये मैं क्यों बता पा रहा हूँ आपको, क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग को ऐसे सवाल आते हैं काम करते वक्त। और जिस जिस बंदे से अगर आप पढ़ रहे हो, अगर कोई ऐसे बंदे से पढ़ रहे हो जिसने कभी ये चीज फेस नहीं किया है, ठीक है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा ना कि ऐसा भी कुछ होगा। तो ये समझना कि काम करने का एक्सपीरियंस अलग ही होता है, ठीक है, बराबर। बराबर। अभी आप ये इसको समझना है ना, तो इसको समझ, स्क्रीन दिख रही है ना कि छोटी दिख रही है, क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है। एक काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको है ना वन नोट में लेता हूँ, अभी दिख रही है। अभी दिख रही है। हाँ। ये जो है ना मेरा, इसको है ना इधर ले लेता हूँ, ओके। अब सोचो आप ईस्ट यूएस में हो, आपको कनेक्टिविटी करनी है वेस्ट यूरोप में, अब यूके वेस्ट, ठीक है। हाँ। तो अभी देखो यूके वेस्ट, ठीक, तो यूके वेस्ट से ईस्ट यूएस में आपको 82 मिली सेकेंड का लेटेंसी मिलेगा, कितना? 82 मिली सेकेंड्स। हाँ ठीक है। ओके ऐसा ही है। ओके कोई पूछेगा आपको लेटेंसी कैसा है, अच्छा मैं यूके वेस्ट लिखा, अब वेस्ट यूरोप से वेस्ट यूरोप से ईस्ट यूएस में 86। अगर बोले भाई इंडिया से यूएस का कितना है, तो इंडिया में किधर है, हम समझो साउथ इंडिया में, समझो एग्जांपल साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया। हाँ अब हमको किधर जाना है, ईस्ट यूएस, साउथ इंडिया दिख रहा, साउथ इंडिया दिख रहा है, इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, साउथ इंडिया और ईस्ट यूएस, इधर है ना ईस्ट यूएस, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, कितना दिख रहा है? 216। सही है, हाँ। समझ में आ रहा है। 216। तो हर चीज आप बता सकते हो, लेकिन क्या करना है, जरूरी नहीं है। अदौर बहुत बड़ा है, देखो मेरे को भी सब चीज पता नहीं हो, ये तुम्हारे को भी सब चीज पता नहीं हो, और जो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है ना उसको भी सब चीज पता नहीं है। हमको क्या करना है मालूम है, कोई भी चीज पे अगर आपको पता नहीं हो तो यू शुड ऑलवेज से आई विल गेट बैक टू यू, क्या I'll get back to you. आई विल रिसर्च एंड गेट बैक टू यू ऑन दिस, ठीक है, क्लियर है। तो इस उन लोग ने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब इंटरनेट राउटिंग प्रेफरेंस, माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल नेटवर्क, देखो हर चीज अपने को जानने की जरूरत नहीं, अपने को जब जब काम आएगा, जब जब हम चीज पढ़ के जान लेंगे। एक बार हमको आर्किटेक्चर समझ में आ गया, बेस चीज समझ में आ गई, फिर हमारे लिए क्या है कि बाकी तो हमको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, तो पढ़ के जान लेंगे भाई, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं अभी, कोई डाउट है अभी? हाँ। नहीं। डाउट सेशन क्लियर ना? हाँ। ओके, तो देखो हमने वर्चुअल मशीन जब बनाया था तो उसके कुछ फीचर्स देखे थे, लेकिन जब वर्चुअल मशीन बन जाता है ना तो फिर उसको हमने देखा नहीं है। मतलब देखा, मतलब देखा, जैसे फॉर एग्जांपल इधर क्या क्या दिखता है। अभी ना कितने लोग है ना, सबको सबसे पहले आपको एक सवाल पूछेंगे बहुत लोग के कि वर्चुअल मशीन कब बना था? निहाल, मुक्तेश, तुषार, क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड दिस वर्चुअल मशीन गॉट क्रिएटेड? टैग्स। टैक्स तो मैंने अगर डाला होगा तो ठीक, नहीं डाला होगा तो है ना भाई। प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, ओके कोई बात नहीं, प्रॉपर्टीज बताओ करके बता। होगा। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में गए, ये रहा प्रॉपर्टीज। ओके, रनिंग, कंप्यूटर नेम, विंडोज, ओके 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 ठीक है। इधर तो नहीं है। नहीं है, एडी में प्रॉपर्टीज में मिल जाता है इसलिए। एडी में तो कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट होता है, वो उसकी डेट लिखी रहती है बराबर। अब हाँ। अदर में, अब किसी ने बोला भाई सारे मशीन के निकाल के दे मेरे को डेट। आज जो अपन देखेंगे ना, कुछ पोर्टल की कैपेबिलिटीज देखेंगे, और मतलब इससे जनरल ओवरव्यू के लोग डेली टास्क क्या करते हैं, लोगों को डेली डेली सवाल कैसे आते हैं। जैसे पहले पहले ये किसी कस्टमर ने ये सवाल कर दिया आपको, तो क्या करोगे आप? वहां पे हाँ, वो वर्चुअल मशीन्स में जाके दो लिस्ट होता है तो वहां पे हम कॉलम से ऐड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात। इससे देखते चलो कुछ वर्चुअल मशीन्स। ये रहा वर्चुअल मशीन। अब इसमें कॉलम ऐड किधर से करना है? एक्सपोर्ट नहीं। मैनेज व्यू करके ऑप्शन है, ठीक है, एडिट कॉलम्स। ओके, एडिट कॉलम्स। हाँ। हाँ, इधर कॉलम में आप बताओ कौन सा कॉलम ऐड करना है? वीएम जनरेशन। वीएम जनरेशन, वर्चुअल नेटवर्क, टैग, सब्सक्रिप्शन, सोर्स, स्किल सेट, रिसोर्स आईडी, प्राइवेट प्लान, ऑफर, सब है लेकिन डेट नहीं है बाबू। डेट नहीं है। तो अब ये आपने कॉलम ऐड कर लिए या रिमूव कर लिए, जो आपको चाहिए। आप एक बात, ये पोर्टल पे आ गए ना तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, और आपको चाहिए कि आप है ना, एक और पॉइंट इसमें बता देता हूँ। ये जो व्यू है यही आपको सेव रखना है। जैसे आपको सिर्फ एक ही रिसोर्स ग्रुप के वीएम चाहिए, लोकेशन में गए या ऐड फिल्टर किया आपने, आपने रिसोर्स ग्रुप गए, आपको सिर्फ एक ही रिसोर्स ग्रुप के चाहिए, ठीक है, अप्लाई मारो, ठीक है। दो रिसोर्स ग्रुप सिलेक्टेड है इधर, मेरे को अहमद गाजियानी वाला नहीं चाहिए, मेरे को यही चाहिए, तो ये आ गया। अब ये आप लोगों को व्यू चाहिए ना, तो आपको क्या करना है मालूम क्या? सेव व्यू, सेव व्यू ओके। एज, नेम क्या हो सकते हैं? यूरोप वीएम्स, एग्जाम्पल की तौर पर। ओके, तो जब भी मैं आऊंगा, देखो ये यूरोपियम दिख रहा है, मैं होम पे गया, वर्चुअल मशीन में गया, मेरे को यहाँ पे 3 मिल रहे, मैं मैनेज व्यू में जाऊंगा और मेरा ले लूंगा यूरोपियम्स। ओके। तो यू कैन क्रिएट योर पर्सनल फिल्टर, बट ये किसी और को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ आपको दिखेगा। यानी निहाल की आईडी से हुआ है तो निहाल को ही दिखेगा, मुक्तेश की आईडी से है तो मुक्तेश को ही दिखेगा, ये फिल्टर पर्सनल फिल्टर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मेन मुद्दे पे, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो था डेट। तो भाई साहब, डेट्स देखने के लिए आपको सीधा जाना पड़ता है डिस्क के अंदर, ठीक है। डिस्क में ओएस डिस्क रहता है, ओएस डिस्क पे जाके देखेंगे ना तो आपको डेट क्रिएट मिलेगा। तो जब ओएस डिस्क बनी होंगी, जब ओएस इंस्टॉल होगा, तभी वीएम इंस्टॉल हुआ होगा, बराबर। हाँ। हाँ, समझ में आ गया। 27/5/2023। तो अभी कोई बोलेगा मेरे को इस पे रिपोर्ट निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं? तब वीएम को मुझे डेट निकाल के देनी है। तो देखो माइक्रोसॉफ्ट आपको है ना बहुत सारे ऑप्शन प्रीफर देता है। यहाँ पे एक चीज है जिसका नाम है रिसोर्स ग्राफ एक्सप्लोरर। क्या है? रिसोर्स ग्राफ एक्सप्लोरर।
आपको आपको क्या देखना है? कंप्यूट। कंप्यूट कंप्यूट में आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हो? वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन में आप अगर रन क्वेरी मारोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? सब वर्चुअल मशीन्स। और उसका पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपको देखना है कि भाई डिस्क, राइट, आपको तो डिस्क में दिख रही है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको हटाएंगे, ये क्वेरी को डालेंगे, वेर टाइप इक्वल टू माइक्रोसॉफ्ट। कंप्यूट डिस्क। आया कुछ? नहीं आया। क्यों नहीं आया? पता नहीं। देखते इसको कि भाई मैनेज डिस्क का कुछ अलग है क्या। देखते बाबू, देखते क्या है। कंप्यूट में गया मैं, डिस्क में गया। ओके, ऐसा आता है क्या? मारो। आ रहा है? नहीं आ रहा है, राइट। डिस्क में जा रहा हूं मैं, एक मिनट। रिसोर्सेज, तीन तीन चीज आ रही है। वो ऐड हो रहा है, डिपेंड हो रहा है उसके ऊपर। एक काम करते, न्यू क्वेरी लेते। ओके, रन क्वेरी। आ गई डिस्क? आ गई हाँ क्या? हाँ हाँ। ये अभी आप देखेंगे, आप बोलेंगे कि इसमें मेरे को कहीं तो डेट नहीं नजर आ रही है, राइट। इधर प्रॉपर्टीज दिख रही है ना, प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो टाइम क्रेडिट का आ रहा है। हाँ। हाँ तो देखो, अगर मुझे सिर्फ वो देखना है कि, अब मेरे को ये देखना है कि भाई नेम क्या है डिस्क का, ठीक है, नेम। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है ना, वो टैब को, तो क्या करने का? प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करके एक चीज है। अब मैं खाली ये जस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें, खाली एक आपको अदर कैपेबिलिटीज बता रहा हूँ। और अब ये टाइम क्रेडिट किधर है? प्रॉपर्टीज के अंदर है, बराबर। हाँ। तो मैं लिखूंगा प्रॉपर्टीज। क्या लिखूंगा? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज, और उसमें एक ब्रैकेट डालूंगा और इसको कॉपी करूंगा। प्रॉपर्टीज के अंदर का ये चीज है, और इधर मैं ये डाल दूंगा ये, ठीक है। अब ये करने के बाद चलाते क्वेरी। आया क्या? आया? कुछ नहीं आया। ठीक है, वापस चलाते क्वेरी। लगता है ये न्यू क्वेरी में जाके चलानी पड़ेगी ऐसा। ये थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है अपने को। नो रिजल्ट। ओके, अगर ये भी नहीं दे रहा है तो इसको करते, एक और तरीका है अपने पास। ओके, तो ये देखते कि नेम मिलता है क्या इसका, पहली बार। कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है ये, कुछ तो लफड़ा हुआ है इसके साथ। अगर आपको देखना है कि आपका कमांड ही चल रहा है कि नहीं, ये भी नहीं चल रहा है, तो क्वेरी 1, क्वेरी 3, क्वेरी 1, क्वेरी 1 तो नहीं चल रही। तो लफड़ा चल रहा है इसका। न्यू क्वेरी में जाता हूँ, रिसोर्सेस, वेयर माइक्रोसॉफ्ट डॉट कंप्यूट स्लैश। रिफ्रेश कर देता हूँ पेज पे। रन क्वेरी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मुझे, क्या है बात। रिसोर्स ग्राफ एक्सेस। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम चालू है मालूम। नो रिजल्ट।
microsoft.compute, select this compute में ओके, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी, ठीक है, मैंने वो डबल कोट नहीं डाला और टाइप नहीं लिखा था, ये दे नहीं रहा है। डिफॉल्ट डायरेक्टरी को स्विच करके मैं मुक्तेश पे जी गो ले रहा हूँ, रन क्वेरी, इसकी मत्थी मारी गई थोड़ा, तो वहां से हम डिस्क का डेटा निकाल के डिस्क में से, या तो फिर तुम आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर कुछ तो क्वेरी से नहीं जाना है। अच्छा, वो जो क्वेरी रन कर रहे थे ना, उसका नाम क्या था मालूम है क्या? कुछ तो क्वेरी, क्या, कौन सा क्वेरी? हेलो, तो हाँ बोलिए। कुछ तो क्वेरी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कुछ तो क्वेरी। हाँ, अज़ूर KQL, ओके, ठीक है। कुछ तो क्वेरी। तो आपको अगर सीखना है तो ये भी सीखना पड़ेगा। अगर अच्छा, अगर आपको डिस्क में से, जैसे आपने मैनेज यू में बोला, उसमें एडिट कॉलम में जाके ऐड कॉलम करने का, जिसमें आपको पता चल जाएगा टाइम क्रिएटेड, उसमें ऐड करें, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ओनर कौन है, मतलब ये डिस्क को कौन सा सर्वर ओन करता है, ठीक है। और आपको पता करना है ओएस डिस्क कौन सा है, तो जनरली ओएस डिस्क के ना साथ में ओएस डिस्क लिख के आता है, और 127 GB वो रहता है उसमें, ठीक है। क्या रहता है? 127 GB का डिस्क रहता है। और एक और पहचानने का तरीका है, देखते हैं। अभी ये ऑप्शन आ रहा है, ओके। क्रिएट वीएम, हाँ। तो जनरली क्रिएट वीएम ऑप्शन है ना, सिर्फ ओएस डिस्क पे ही आता है। अगर वो डिस्क खाली है ना, मतलब अनअटैच है, तो वो ऑप्शन सिर्फ ओएस डिस्क पे ही आता है कि भाई वीएम क्रिएट करना है कि नहीं आपको, समझ। ठीक है। मतलब डिस्क अवेलेबल है लेकिन उस पे वीएम क्रिएट नहीं है, तब वो हाँ, ऑप्शन आता डिस्क है। अवेलेबल है, वीएम डिलीटेड है, कंप्यूट डिलीटेड है, यानी मेमोरी ओके चलो। सीपीयू उसका डिलीटेड है, खाली डिस्क अवेलेबल है। जैसे हमारे पास नहीं घर पे हार्ड डिस्क पड़ा रहता है, वैसे ही हार्ड डिस्क हाँ पड़ा हाँ हुआ है। ओके, मशीन को अटैच करो, चालू हो जाएगा। हाँ, ओके, लेकिन फिर उस केस में हम कैसे देखें वो मशीन का क्या? क्रिएटेड डेट? अगर डिस्क हम पुराना डालते हैं तो फिर तो आपको, फिर तो गए ना आप, फिर फिर नहीं कर सकते। वीएम का नहीं कर सकते। सही। वो तो टैक्स ही है। ओके। या तो फिर एक और ऑप्शन बताता हूँ, देखो कैसे, अच्छी बात बताई। एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है मालूम है क्या? मैं गया रिसोर्स ग्रुप के अंदर, वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन के अंदर गया, यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी लॉग दिख रहा है। एक्टिविटी लॉग, हाँ। एक्टिविटी लॉग में जाने का, और लास्ट मंथ मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आया, क्रिएट या आया क्या? क्रिएट हाँ। या ठीक है। तो और याद रखना, इससे भी पता नहीं चलता जनरली, क्यों? क्योंकि ये जो मशीन है, ये जो मशीन क्रिएट वो हुआ है, इसके बाद सिर्फ इसके पास डेटा कितने महीने का रहता है? सिर्फ 1 महीने का। कभी का? 1 महीने का। 1 महीने का, May 27। और एक ऑप्शन है, चलो और ट्राई करते हैं। एक तो अपने पास है कि डिस्क का देख सकते हो, ठीक है, डिस्क की डेट देख सकते हो, एक डिस्क की। सेकंड है, और एक और पॉइंट आपने जो बोला वो भी रिमेम्बर करने का है, कि किसी ने कंप्यूट डिलीट कर दिया, खाली डिस्क बचा के रखा हुआ है, और फिर वो 4 महीने बाद वीएम क्रिएट करता है वो डिस्क से, तो हम पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है, हमको लगेगा वो पुराना ही। सेकंड पॉइंट ये है कि हम इधर जा सकते हैं, जैसे इंफ्रा पे जा सकते हैं। यहाँ पे ना एक ऑप्शन रहता है डिप्लॉयमेंट, ओके। इधर बताता है कि इधर क्या क्या हुआ है, ठीक है, इधर बता रहा है ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर ये वीएम क्रिएट हुआ है, समझ ओके। रहे? ओके। अब
अब ये कभी क्रिएट हुआ है और क्या क्रिएट हुआ था, ये सब बता देगा। देखो अच्छा समझा, हाँ। तो ऑप्शन समझ में आया है? हाँ तो तो ये अलग डिप्लॉयमेंट हमेशा रहेगा हमारे पास, मतलब वो। ये जनरली जब तक रहेगा जब तक कोई डिलीट ना करे भाई। ठीक है। ठीक है। अब ये डिप्लॉयमेंट जो है, मैंने जहां तक देखा है कि 1-1 साल का भी दिखता है बहुत टाइम। ठीक है, ये देखो 5/21 का दिख रहा है। हाँ, अपने पास अभी जून चल रहा है। ओके, तो 1 महीने तक का दिखता है, 1 महीने से ऊपर भी दिखता है, मैंने बहुत टाइम पुराना भी देखा हुआ है। तो यहाँ से अपने को ढूंढना पड़ेगा कि भाई सर्च ग्रेड वीएम, एक 6/21 को क्रिएट हुआ था, एक क्या हुआ था वीएम, कौन सा वीएम क्रिएट हुआ था, इधर क्लिक करो तो तुम्हारे को ओवरव्यू में आउटपुट में डिटेल मिल जाएगी ना, चाहिए मतलब सॉरी ओवरव्यू में डिप्लॉयमेंट डिटेल्स में मिल जाना चाहिए। देखो ये SLS। क्रिएट हुआ, ये क्रिएट हुआ, और एक शटडाउन कंप्यूट वीएम करके भी क्रिएट हुआ। ये क्या क्रिएट हुआ, ये वो क्रिएट हुआ, शेड्यूल क्रिएट हुआ इसका। इधर इसने शेड्यूल क्रिएट किया। ठीक है, कि मैंने ना क्या रखा था वीएम के अंदर, मैंने वीएम के अंदर रखा था कि भाई जब वीएम है ना, अगर चालू हो ना तो ऑटो शटडाउन हो जाए। ओके। कब, दिन में कभी भी एक बार है ना, 7 बजे 8 बजे का मैंने शटडाउन रखा था। ऑटो ऑटो शटडाउन का ऑप्शन मिल जा प्लीज। हाँ मिल गया ऑटो शटडाउन। हम्म। ठीक है, ऑटो शटडाउन मैंने 7 बजे का रखा है, तो उसने एक शेड्यूल बना के रख दिया है। ठीक है, तो ओके। वर्चुअल मशीन क्रिएशन रेट बहुत 2-3 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कहीं अगर वीएम जो डिस्क से क्रिएट हुआ और डिस्क पुरानी हो तो भाई जनरली ऐसा बहुत कम होता है। ओके, डिस्क पड़ी और फिर बाद में किसी ने वीएम क्रिएट किया। ठीक है, जनरली लोग क्या करते हैं, बैकअप से डिस्क रिस्टोर करते हैं। क्या करते हैं, बैकअप से डिस्क बैकअप से। रिस्टोर करते हैं और डिस्क से वीएम क्रिएट करते हैं, तो फिर तो वही हो गई कि सेम डेट हो गया। समझ गया। तो आई वुड से 95% ऑफ द टाइम या 98% ऑफ द टाइम वही डेट होंगी क्रिएशन डेट। अदरवाइज किसी ने उंगली किया है तो 2% चांसेस उसके ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो अभी आपको ये भी पता चल गया कि एक्टिविटी लॉग में अपन एक्टिविटी चेक कर सकते हैं किसने कुछ उंगली किया है, तो बराबर। करेक्ट। और एक उसका है ना, हाँ। एक और चीज रहती है कि कोई पूछा है मेरा वीएम का प्रॉब्लम चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रॉब्लम। वीएम का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो है ना सबसे पहले ना यहाँ पे ना टॉप पे तुमको नजर आएगा क्या, कि वीएम अनरिस्पॉन्सिव रहेगा ना अदर साइड से, तो यहाँ पे लिखा आएगा कि एजेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, गेस्ट एजेंट इज अनरिस्पॉन्सिव। तो तुम समझ जाने का कि भाई वीएम में कुछ इशू है। ठीक है, अब Okay. और दूसरी चीज में तुमको समझ में आएगा रिसोर्स हेल्थ में। इधर है ना, अगर कुछ इशू दिखा अजोर के साइड से या अपने साइड से तो बता देगा कि वीएम में कुछ तो इशू है, गेस्ट एजेंट या अजोर का कुछ प्रॉब्लम है, अजोर के साइड से होस्ट डाउन है, और ये सब बताता है। देखो हेल्थ अवेलेबल है, अब 2 हेल्थ इवेंट्स है, मैंने 6/10 को ये वीएम को स्टार्ट किया। ठीक है, और सारी डिटेल बताता है आपको इधर। और फिर ये 27 को भी कुछ हेल्थ इवेंट है कि मैंने स्टॉप किया, स्टॉप और डीएलोकेट किया वीएम को। तो ये सारी डिटेल आपको क्लियर बता देता है। अगर किसी ने रिस्टार्ट भी किया हुआ है, रिस्टार्ट हो रहा है मशीन, तो यहाँ पे अपने को पता चल जाता है कि समवन हैज इनिशिएटेड रिस्टार्ट ऑफ द वीएम। तो इधर हेल्थ का स्टेट पता चलता है अपने को, वीएम कैसा है। ओके। और है ना, आपको वीएम कंसोल नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल कंसोल नहीं मिल रहा है, और वीएम का स्टेट क्या है बैकएंड में, तो आपको देखना है, तो आप कहाँ चेक करोगे वीएम की हालत क्या है, हाँ वो बूट डायग्नोस्टिक बूट डायग्नोस्टिक, राइट। बूट डायग्नोस्टिक स्क्रीनशॉट में देता है। स्क्रीनशॉट देते हैं, लेकिन अभी अपने पास बूट डायग्नोस्टिक कॉन्फ़िगर नहीं है, राइट। इधर तो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सेटिंग में जाने का, ये बोलते हैं एनेबल विद मैनेज स्टोरेज अकाउंट, मतलब ये माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करेगा स्टोरेज अकाउंट, खाली अपन को एनेबल कर देने का। एक दूसरा बोलता है एनेबल विद कस्टम स्टोरेज अकाउंट, यानी स्टोरेज अकाउंट अपनी सब्सक्रिप्शन में क्रिएट होगा और उधर डेटा ये स्क्रीनशॉट सेव करेगा और अपने को दिखाएगा। तो अपने को तो अपने पास क्रिएट नहीं करना है, हमको अभी फिलहाल के लिए इधर क्रिएट करना है, तो इधर बताओ।
सर तो अजूर में मोस्टली अपन अजूर पोर्टल से मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई थर्ड पार्टी टूल भी यूज करते हैं, सारे लोग मोस्टली थर्ड पार्टी यूज करते हैं लाइक स्कॉम एंड ऑल दैट। जनरली। हाँ, स्कॉम भी यूज होता है, लेकिन स्कॉम मैंने नहीं, जनरली डेटाडॉग बहुत फेमस है। क्या? ओके, डेटाडॉग डेटाडॉग सर कभी सुना है? सुना है बट काम नहीं किया हुआ है, स्कॉम पे किया हुआ है। हाँ, डेटाडॉग जो है ना, डेटाडॉग डेटाडॉग क्लाउड मॉनिटरिंग एज सर्विस, समझे? यस। तो ये टूल से मोस्टली मॉनिटर होता है। तो ये क्या होता है मालूम? जैसे टूल, जैसे वीएम इंस्टॉल होता है ना, वैसे एक स्क्रिप्ट रहती है, और इस पे है ना एक्सटेंशन इंस्टॉल होता है उसका, डेटाडॉग एक्सटेंशन। ठीक है, डेटाडॉग एक्सटेंशन अंदर क्या इंस्टॉल करता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देता है, और डेटाडॉग की सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होती है। बस वही चीज है वीएम के अंदर। हम्म। और डिफॉल्ट भी मॉनिटर होता है, वो लॉग एनालिटिक्स से होता है। किससे होता है? किससे होता है? लॉग एनालिटिक्स। लॉग एनालिटिक्स, अज़ूर मॉनिटर विद लॉग एनालिटिक्स करके। ठीक है, तो ये अपना बूट डायग्नोस्टिक पे थे अपन। अभी देखो क्या बोलता है, अभी आया। तो अभी अपना है ना कंट्रोल ऑल डेल पे पड़ा हुआ है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ब्लैक स्क्रीन दिखा तो कुछ समझने का कुछ इशू है। फिर अपन क्या करते, रीस्टार्ट मारेंगे। तो रीस्टार्ट मारने पे भी नहीं होता है ना, तो पावर ऑफ करके पावर ऑन, मतलब स्टॉप डीएलोकेटेड एंड पावर ऑन, फिर हो गया तो ठीक। नहीं तो एक और ऑप्शन है, यहाँ पे दिख रहे हैं, रीडिप्लॉय। तो रीडिप्लॉय मशीन को रीडिप्लॉय नहीं करता है, वो क्या करता है, वीएमवेयर पे काम किया है किसी ने? हाँ, तो ये बैकग्राउंड में ये वीएम कोई ना कोई तो हाइपर वी होस्ट पे होगा, राइट? या वीएमवेयर होस्ट पे होगा, राइट? तो वो क्या Yes. करता है, ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे मूव कर देता है। अच्छा, समझा। ठीक है, ये आपका है ना पुराना कोई स्टेट रहेगा ना, उस पर अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कभी मैंने ट्राई नहीं किया है। इस पे कुछ डर लगता है, साला कुछ डिफॉल्ट इस पे नहीं डाल देवे। इसीलिए हम लोग यही करते हैं ज्यादातर, रीडिप्लॉइंग। रीडिप्लॉय पे क्या करता है, वर्चुअल मशीन एक होस्ट से माइग्रेट करके दूसरे होस्ट पे डाल देता है। हो सकता है होस्ट पे इशू हो। हाँ, तो तभी करते हैं, मतलब होस्ट पे जब इशू रहेगा तभी ये करेंगे ना, वीमो से, नहीं, मतलब जो। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। अपन रीडिप्लॉय हाँ, सिलेक्ट किया तो वो दूसरे होस्ट पे डाल देगा उसको, बराबर, ठीक है, समझा। लेकिन मशीन रिबूट हो जाएगा, याद रखना। हाँ, एक रिबूट लगता है, बराबर। ठीक है, अभी नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको पता है, कनेक्ट करना है आपको वीएम आरडीपी से, तो यहाँ पे से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा। आपको बैस्टियन पता है कि बैस्टियन होस्ट से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। एसएसएच, अगर ये लिनक्स मशीन है तो एसएसएच करो। ठीक है, और विंडोज एडमिन सेंटर, यहाँ से आप है ना सर्वर, जो सर्वर मैनेजमेंट टास्क है ना, वो कर सकते हैं। मतलब जैसे आपको कोई रोल इंस्टॉल करना है सर्वर में, तो इधर से डायरेक्ट कर सकते हैं। कभी यूज नहीं किया मैं, विंडोज का काम आता नहीं अपने को, इसलिए विंडोज का कभी काम आया नहीं अपने इसमें, तो यूज नहीं किया। और डिस्क में तो आपको पता चलता है कि आपको डिस्क है इधर, आपको नई डिस्क अटैच करनी है, डेटा डिस्क, तो आप क्रिएट कर सकते हो और अटैच कर सकते हो। एग्जिस्टिंग डिस्क यहाँ से अटैच कर सकते हो। साइज है, अगर आपको ये साइज पसंद नहीं है, आपको अपग्रेड करना है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम भी आता है कि भाई मेरे को ये साइज नहीं चाहिए, डाउनग्रेड कर दो या अपग्रेड कर दो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है ना डायरेक्टली मशीन चालू है और साइज दिखा रहा है, ओके। लेकिन अगर आपको और ज्यादा मशीन साइज देखनी है ना, तो आप उसको शट डाउन करो। तो आपको अलग अलग तरह की कुछ होती है कि जब मशीन चालू रहता है ना, तो आपस के क्लस्टर की साइज बताती है, दूर के क्लस्टर की या विदाउट क्लस्टर की साइज बता नहीं पाता है वो। इसीलिए वो बोलता है कि उसको शट डाउन करके साइज चेक करो। ठीक है, ओके। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर पर क्लाउड, अगर कोई आप एंटीवायरस नहीं यूज कर रहे तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एडवाइजर रिकमेंडेशन।
ये मशीन पे ना माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करता है क्या, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने इसमें 24 GB रैम वाला वीएम ले लिया है फॉर एन एग्जांपल, और ये मशीन 4 ही GB यूज कर रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको रिकमेंड करेगा एक काम करो, इसको है ना आप डाउनग्रेड कर दो, क्योंकि ये पूरे रिसोर्सेज कर रहा है। ठीक है, और अगर इस पे कोई सिक्योरिटी इशू है, कुछ मशीन पे इशू है, तो एडवाइजर रिकमेंड करेगा कि भाई ये फायर वाला ऑन है, ऑफ है इसका, इसको ऑन कर दो। इस पे फॉर एन एग्जांपल ये मशीन रिजर्व नहीं है, इसको रिजर्व कर दो। ऐसे सारे रिकमेंडेशन देता है। और ये एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन एक वे है, यहाँ से आपको कोई भी एक्सटेंशन इंस्टॉल करना हो, मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल जैसे मैंने डेटाडॉग बोला, लॉग लॉग एनालिटिक्स का एजेंट है, एक्सटेंशन है, वो इधर से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे मैं अगर इस मशीन को लॉग एनालिटिक्स से कनेक्ट करूंगा ना, जैसे मैं मॉनिटरिंग के लिए, डेटा ट्रांसफर के लिए, कुछ भी, मतलब डेटा ट्रांसफर इन द सेंस, अगर आपको इसके इवेंट कैप्चर करने हैं ये मशीन के, ठीक है, इसके हार्ट बीट कैप्चर करने, इवेंट व्यूअर कैप्चर करना है, तो इस पैचिंग डिटेल्स कैप्चर करना है, तो ये सब मशीन को है ना आपको लॉग एनालिटिक्स कनेक्ट करना पड़ेगा। लॉग एनालिटिक्स एक अलग सॉल्यूशन है माइक्रोसॉफ्ट का, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसकी सारी डिटेल्स लॉग एनालिटिक्स में जाएंगी, और आपको देखने के लिए क्या लगेगा मालूम, पुश टू क्वेरी। कौन सा क्वेरी जो अपन कर रहे थे ना, हाँ, ये देखो लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस है, ठीक है। ओके। अभी जैसे अब अभी कराई करके दिखा देता हूँ ना, ये वर्चुअल मशीन है अपना, ये वर्चुअल मशीन कनेक्टेड है क्या, नहीं। तो इसको कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट। ओके। तो कनेक्ट करेंगे ना, तो ये क्या करेगा मालूम, वीएम पे जाएगा और उस पे है ना एजेंट इंस्टॉल करेगा। ये एचआर पे है ना, इधर है ना एक्सटेंशन में एजेंट इंस्टॉल करेगा वो, ये देखो आया। माइक्रोसॉफ्ट मॉनिटरिंग एजेंट। ओके। तो ये स्कॉम एजेंट ही है सर। कौन सा एजेंट है ये, बैकग्राउंड में वो स्कॉम एजेंट ही इंस्टॉल करता है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे एजेंट इंस्टॉल होता है। अब मेरा वो जो लॉग एनालिटिक्स पे कनेक्ट चालू है। अब लॉग एनालिटिक्स पे कनेक्ट करने के बाद जैसे आप देखोगे कि भाई कौन से एजेंट इससे कनेक्टेड है, तो अभी तक इसमें कनेक्ट नहीं हुआ है ना, तो सी देम इन लॉग्स आता है। तो ये देखो ये आपको कनेक्ट करके देता है। हार्ट बीट, जो मशीन लॉग एनालिटिक्स से कनेक्टेड है और वो शट डाउन है, तो वहां पे वो बताएगा कि इतने टाइम से मेरे को इसका क्वेरी नहीं मिला है, हार्ट बीट नहीं मिला है। और यही चीज को आप लेके अलर्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, अलर्ट बना सकते हो कि फॉर एन एग्जांपल ये मशीन का हार्ट बीट नहीं आ रहा है 15 मिनट से या 20 मिनट से या 30 मिनट से, तो मुझे अलर्ट भेज। एक सेकंड, हाँ, अभी हमने वीएम को कनेक्ट कर लिया, सक्सेसफुली कनेक्टेड वीएम। अभी ये थोड़े टाइम में ना इधर डेटा आएगा कि भाई ये मशीन मेरे पास है, अजूर मॉनिटर एजेंट। दोनों में से किस पे देखते, और अपने को देखना है वर्चुअल मशीन कनेक्टेड टू विच लॉग एनालिटिक्स। तो यहाँ पे बता देता है कि ये वर्चुअल मशीन इज कनेक्टेड टू दिस वर्कस्पेस। और आपको पता करना आपके पास 15-20 लॉग एनालिटिक्स है, और वर्चुअल मशीन कौन से लॉग एनालिटिक्स को एक्चुअली कनेक्टेड है, तो कोई भी लॉग एनालिटिक्स में घुस जाने का, वर्चुअल मशीन का नाम डालने का, वो बताएगा कि आइदर अदर वर्कस्पेस या दिस वर्कस्पेस। अगर अदर वर्कस्पेस आता है तो इसको क्लिक करने का, तो वर्कस्पेस का नाम आ जाएगा आपको कि वो कौन से वर्कस्पेस से कनेक्टेड है। ठीक है, ठीक है, समझ गया। तो लॉग एनालिटिक्स आप यूज करते, कभी मैं एक बार लूंगा सेशन। मॉनिटरिंग में मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको चाहिए तो एक सेशन ले लूंगा कि मॉनिटरिंग में चलता कैसे जनरली। ओके, तो देखो इधर ट्रांजिशनिंग में था, अभी ये प्रोविजनिंग सक्सीडेड में आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही एजेंट इंस्टॉल होता है इस पे। अभी अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग, अभी ये मशीन अवेलेबिलिटी सेट में है कि नहीं। अवेलेबिलिटी सेट का बताया था, क्या है अवेलेबिलिटी सेट का मतलब,
निहाल फट से म्यूट पे डाल दिया निहाल ने। नहीं नहीं availability वो सेम अवेलेबिलिटी जोन में होना चाहिए। हाँ, तो अवेलेबिलिटी सेट वो होता है कि अगर आप सेम टाइप के दो मशीन बनाते हो, यानी सेम टाइप के दो वेब सर्वर बनाते हो और उसको एक अवेलेबिलिटी सेट के अंदर डालते हो, तो माइक्रोसॉफ्ट मेक श्योर करेगा कि उनको अलग अलग सर्वर पे होस्ट करे। ठीक है, तो इन केस ऑफ अ पावर फेलियर, इन केस ऑफ पैचिंग, इन केस ऑफ, तो सब दोनों को एक साथ पैच न करे, दोनों को एक साथ शटडाउन ना हो, तो इसीलिए। और अगर आप अवेलेबिलिटी जोन में डालते हो, तो अवेलेबिलिटी जोन में मतलब माइक्रोसॉफ्ट के पास अगर एक रीजन में 2-3 डेटा सेंटर है और आप जोन 1 में एक वीएम डालते हो, जोन 2 में एक वीएम डालते हो, जोन 3 में एक वीएम डालते हो, तो तीनों अलग अलग डेटा सेंटर में रहेंगे। तो इन केस ऑफ ए डेटा सेंटर फेलियर यू विल गेट अवेलेबिलिटी ऑफ दैट वीएम। समझ में आया? समझ गया। ठीक है, अब एक कॉन्फ़िगरेशन वही जस्ट इन टाइम एक्सेस। जस्ट इन टाइम एक्सेस मतलब ये समझना कि किसी बंदे को सिर्फ थोड़े समय के लिए एक्सेस देना है तो जस्ट इन टाइम एक्सेस के थ्रू कर सकते। फिर बाद में लाइसेंसिंग, हाइब्रिड लाइसेंसिंग। अब फॉर एन एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि अगर आपके पास वीएम एक आप खरीदते हो और आपके पास लाइसेंस ऑलरेडी है और आप अपना पर्सनल लाइसेंस यूज करते हो, तो 50% प्राइस घट जाता है। कितना? 50%। देखते हो वो अपन कैसे। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस रिलेटेड है। लॉक्स तो आपको पता ही है क्या करते हैं। बेस्टियन है, ऑटो शटडाउन है, बैकअप है, डिजास्टर रिकवरी है। डिजास्टर रिकवरी क्या करेगा कि दूसरे रीजन में एक वीएम बना देगा। आप ट्राई कर लेना, चाहिए तो कभी नहीं करना है तो मैं बता दूंगा ट्राई करना। अपडेट्स, वीएम को अपडेट करने के लिए, इन्वेंट्री ट्रैक करने के लिए लॉग एनालिटिक्स, चेंज ट्रैकिंग करने के लिए लॉग एनालिटिक्स, जो लॉग एनालिटिक्स बनाया ना सब उधर ही डेटा जाता है। ये मशीन पे कौन सी पॉलिसीज लगी है? पॉलिसीज इन द सेंस के आप चाहते हो कि ये मशीन पे ना आप ऐसी पॉलिसी लगा सकते हो कि मशीन में लॉग, इसमें ना माइक्रोसॉफ्ट मॉनिटरिंग एजेंट हमेशा रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो ये बोलेगा भाई इसमें मॉनिटरिंग एजेंट नहीं है। आप ये पॉलिसी लगा सकते हो कि ये मशीन पे टैग रहना चाहिए। ये मशीन पे टैग नहीं रहेगा तो ये मशीन को अनकॉम्प्लाइंट बताएगा। समझे? तो ऐसी पॉलिसीज आप क्रिएट कर सकते हो और वो पॉलिसीज आपको बता देगा कि भैया ये पॉलिसी लगी है लेकिन ये कॉम्प्लाइंट है कि नहीं कॉम्प्लाइंट है। रन कमांड भी एक वे है यहां से बैठ के अंदर पावरशेल स्क्रिप्ट चलाने का। ठीक है, अगर आपको देखना है कि वीएम कैसा है, अप है, सही है, चल रहा है, तो इधर से भी आप स्क्रिप्ट चला सकते हैं। और यहाँ पे मैंने मारा होस्ट नेम, अगर वीएम अप है तो मुझे दे देगा ना होस्ट नेम। हाँ थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये मशीन के अंदर जाता है, पावर शेल ओपन करेगा, फिर बाद में मेरी स्क्रिप्ट रन करेगा, फिर वो डेटा लेगा, फिर अजोर के होस्ट को देगा, होस्ट वेब सर्वर को देगा और इधर आएगा। आया? आ गया। ठीक है, अब कोई बोलेगा इस पे एफ एस क्यों है, इधर तो एफ एस 01 है। पहले ही बताया था, याद है? 15 डिजिट लेता है ये विंडोज। हाँ हाँ तो ये बराबर। ध्यान रखना। तो इतनी सारी डिफॉल्ट स्क्रिप्ट है, यानी आईपी कॉन्फ़िग देना है आपको, एनएलए डिसेबल करना है, विंडोज अपडेट डिसेबल करना है, सेट आरडीपी पोर्ट करना है, जो भी करना है आपको ये डिफॉल्ट है। अगर आपकी खुद की पर्सनल कुछ स्क्रिप्ट है तो यहाँ रन करो, टाइप करो, वो आपको रन कर देगा। ठीक है, मशीन के अंदर जाने की जरूरत नहीं, सब यहीं से चेक कर सकते हो आप। इनसाइट, अब इनसाइट क्या है मालूम है? ये एनेबल करेंगे ना तो ये डेटा किधर फेंकेगा मालूम आपको? किधर डालेगा ये डेटा? लॉग एनालिटिक्स के अंदर। किधर? लॉग एनालिटिक्स। अब इसमें क्या देगा मालूम है आपको? मशीन का परफॉर्मेंस कैसा है, डिस्क क्या है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, सब इंफॉर्मेशन एकदम क्लीन मस्त ग्राफ के साथ बना के एकदम चोखा देता है, लेकिन पैसा भी लेता है। ठीक है, समझा। ये मशीन पे कुछ अलर्ट है कि नहीं, तो ये कुछ कुछ ऑप्शन आप ट्राई कर लेना। अभी ये लॉग्स जो हमने जो लॉग एनालिटिक्स से कनेक्ट किया ना, हम्म। तो अब
लॉग्स उस पे जाके वर्चुअल मशीन पे देखो, वर्चुअल मशीन अवेलेबल मेमोरी, मशीन का सीपीयू ट्रेंड क्या है, कितना डिस्क फ्री है, सारे। आपको क्वेरी नहीं आती तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट आपको बना के दे रहा है, टेम्पलेट्स ओके। ठीक है। अब अभी तक डेटा आया नहीं होगा इतने जल्दी, क्योंकि टाइम लगता है ना। भाई देखो क्वेरीज आपके लिए ना माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी क्वेरी बना के रखा है इधर, अवेलेबिलिटी की क्वेरी चाहिए, डायग्नोस्टिक की चाहिए, आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, बोले टेंशन न लो, मैं हूं ना। अभी अपने को मालूम है हार्ट बीट, मैं हार्ट बीट लिखा, हार्ट बीट आ गया, वेयर नहीं लिखने का, खाली अपने को इधर रन करना है हार्ट बीट। अगर अपने वीएम का आएगा, आया देखो एक ही झटके में, मतलब ये ना यूटीसी टाइम देता है, ठीक है, 11 बजे मत समझना। कितने सेकंड का ले रहा है देखो, हर 2-2 मिनट, 1-1 मिनट पे डेटा ले रहा है, 44, 45, 46, 47, 48। अब समझ गया। अब अपन देखेंगे कि भाई अपन इसमें क्वेरी लगा सकते, इफ हार्ट बीट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम लास्ट 5 मिनट्स, ओके, एक क्वेरी बना के अलर्ट बना सकते, जब ये मशीन शट डाउन रहेगा तो अलर्ट आएगा इसका, और वो अलर्ट को अपन टिकटिंग टूल को देके रेज होएगा। अब ये देखो, ये मशीन का सोर्स कंप्यूटर आईडी, कंप्यूटर आईपी, पब्लिक आईपी दे रहा है। ये कैटेगरी क्या है, ये डायरेक्ट एजेंट इंस्टॉल है उसके अंदर, ओएस टाइप कौन सा है, विंडोज, ठीक है, वर्जन कौन सा है, क्या क्या दे रहा है देखो, कौन सा रिसोर्स ग्रुप है, कौन सा कंप्यूट है, कौन सा सब्सक्रिप्शन है, पूरी डिटेल उठा के दे रहा है। अभी टाइप, हार्टबीट, ये वो सारी चीजें, ठीक है। अब ये मेरे को कितना दिख रहा है डेटा, लास्ट 24 आवर्स। अभी मशीन डाउन है तो डेटा देगा क्या वो? हाँ, कोई मशीन डाउन है तो डेटा देगा क्या? कंटिन्यूस तो नहीं देगा, वो एक बार का देके छोड़ देगा ना। हाँ, तो मैं ऐसा देखूंगा कि कौन सी ऐसी मशीन है, प्लीज फाइंड आउट मी मशीन विच हैज नॉट रिपोर्टेड फ्रॉम लास्ट 30 मिनट्स, तो उसका डेटा आ जाएगा ना इधर। वो डेटा को उठाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं टिकट रेज कर सकता हूँ। अब वो टिकट कैसे रेज होती है देखो, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट समझाने के लिए बताता हूँ, एक एक पॉइंट के लिए एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। किधर गए हम? मॉनिटर में। किधर गए? मॉनिटर। मॉनिटर में। अलर्ट में गए, क्रिएट अलर्ट रूल, कौन से सब्सक्रिप्शन के लिए? मुक्तेश। मुक्तेश के लिए, ठीक है। सिलेक्ट रिसोर्स टाइप, तो अभी अप्लाई करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? कस्टम लॉग सर्च, मैं क्वेरी लिख सकता हूँ ना इधर हार्टबीट की, हार्ट बीट की क्वेरी या इफ वर्चुअल मशीन इज नॉट रिपोर्टिंग फ्रॉम 5 मिनट्स, जैसे मैं इधर क्वेरी लिखूंगा, ठीक है, क्वेरी ऐड किया, जैसे फॉर एन एग्जांपल, वापस से जाता हूं मैं, इसको डुप्लीकेट टैप करता हूं, अब मैं गया लॉग चेक के अंदर, अपने को मशीन तो रिपोर्ट हो रहा था ना वो लॉग्स में। अब आपको क्वेरी लिखने नहीं आती समझो, तो आप क्या करोगे? डिफॉल्ट क्वेरी देखोगे ना, हार्ट बीट का कोई क्वेरी है क्या? काउंट लास्ट हार्ट बीट्स बीट ऑफ ईच कंप्यूटर, समझा। अवेलेबल कंप्यूटर्स, लिस्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर डिडंट सेंड अ हार्ट बीट इन लास्ट। 5 आवर्स। मैं 5 आवर्स का नहीं लेता हूं, मैं लिखता हूं, मैं लेता हूं उसको 30 मिनट्स। 30 मिनट्स ओके। ये डिलीट डालता, कहाँ डालता हूँ, डिलीट, 30 मिनट्स भी नहीं, 5 AM डालता हूँ, ठीक है। ये क्वेरी उठाऊंगा और इधर डाल दूंगा, ठीक है, हो गया। और आगे बढ़ो, अभी तो आएगा नहीं, कुछ नहीं है। कंटिन्यू एडिटिंग अलर्ट, ये आ गई क्वेरी, ठीक है। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट, अब ये पूछ रहा है एक्शन ग्रुप, एक्शन ग्रुप
एक्शन ग्रुप कुछ नहीं है, बस वो ही है, वो बोलता है कि तू करना क्या चाहता है अलर्ट आएगा तो। मैं बोलता हूँ कि भाई ईमेल भेज, क्या है, तो उसके लिए एक्शन ग्रुप, तो मैं एक्शन ग्रुप क्रिएट करता हूँ। एक्शन ग्रुप में मतलब मैं लिखता हूँ, समझो ये एक्शन ग्रुप नेम ईमेल, ठीक है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन टाइप ईमेल, ईमेल एसएमएस पुश, ओके। ओके। नेम ईमेल टू विंडोज टीम, विंडोज, ठीक है। ईमेल, कौन सा ईमेल, अहमद गाजियानी एट समथिंग जो भी है, हम्म। ठीक है, उसको ईमेल कर दे और यस, समझे। आपके पास समझ गया। ईमेल ही नहीं, आपके पास वो टीम्स को भी पुश करता है, वो टीम्स पे भी, अपना जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है ना उस पे भी देता है, उस पे भी पुश करता है वो। तो फिर नेक्स्ट ईमेल टू विंडोज में गया, मैं ये डालता हूं muktesh@gmail.com फॉर एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक्शन, एक्शन टाइप अपना क्या है, अपने को कुछ एक्शन नहीं लेना है, नोटिफिकेशन हमको ईमेल पे देना है। ये देखो, ये बोलता है कि ऑटोमेशन रनबुक भी चला सकते हो, अजोर फंक्शन भी ले सकते हो, लॉजिक ऐप भी चला सकते हो, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को खाली नोटिफिकेशन चाहिए, बस हो गया। आप है ना क्या कर सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपको लगा कि आपने एक अलर्ट बनाया कि आईएएस की सर्विस स्टॉप हो गई ना, तो क्वेरी करना मुझे, हाँ 5 मिनट में आईएएस की सर्विस स्टॉप हुई, ये अलर्ट जनरेट हुआ, यहाँ पे एक्शन ग्रुप आपने क्रिएट करके रखा है कि भाई रनबुक चले, रनबुक यानी एक स्क्रिप्ट चले। अब स्क्रिप्ट क्या चले कि वो जाके आईएएस की सर्विस को स्टार्ट कर, ओके। तो इधर कोई बंदे का भी काम नहीं रहेगा, सीधा सीधा आपका बन जाएगा। ऑटोमेट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज भी आप है ना मतलब मॉनिटरिंग सेट कर सकते हैं पूरी डिटेल में। चाहिए तो ये ना एक मॉनिटरिंग का मैं हो सकता है ना, तो मैं एक लेक्चर लूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है, कि कैसे मॉनिटर करेंगे। समझ में आया आपको कैसे अलर्ट क्रिएट करने का। आप अलग अलग अलर्ट क्रिएट कर सकते हो, फिर आप वो ईमेल भेज सकते हो, फिर आप उसको सर्विस नाउ एक्शन ग्रुप में सर्विस नाउ से कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी बीएमसी रेमेडी पोर्टल कनेक्टर के थ्रू सारी चीज कर सकते हो। अब सर्विस नाउ से उसको कनेक्ट करने के लिए आपको कुछ दूसरे सर्विस नाउ टीम को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उसके कनेक्टर्स आते हैं, बहुत सारी मगजमारी थोड़ी बहुत रहेगी, बट ये है कि वीएम का अलर्ट आप सर्विस नाउ पे नहीं तो पोर्टल पे तो देख ही पाओगे। जैसे मॉनिटर में गए, आपने अलर्ट क्रिएट कर लिया और मशीन डाउन हुआ तो आपको इधर अलर्ट मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है, कि भाई ये मशीन डाउन है, और ईमेल भी गया होगा, और अलर्ट कंडीशन में फायर्ड लिखा आएगा, क्या आएगा, फायर्ड। ठीक है। तो ये वर्चुअल मशीन का थोड़ा सा है ना, मैंने बोला मैंने आपको ये सब चीज तो बता दी, एटलीस्ट पोर्टल की थोड़ी बहुत चीज बताना चाहिए कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिले। ये भाई अजोर का पोर्टल है, और क्या क्या चीज है, चलो वर्चुअल मशीन नेटवर्क वेटवर्क तो खड़े कर लिया मैंने डायरेक्टली, बट लेकिन पोर्टल को यूज करने नहीं आता मुझे, तो पोर्टल को यूज इस तरह करते हैं, और वीएम के अलग अलग ऑप्शन है उसको इस तरह देखते हैं। और ये तो हो गया, एक सवाल हो गया था कि भाई कि मैं डिस्क का वो क्रिएशन डेट कैसे देखूं, तो वो आपने देख लिया। फिर बाद में कि रिसोर्स हेल्थ कैसे देखूं, रिसोर्स हेल्थ आपने देख लिया। फिर आपने देखा कि वीएम का स्टेट क्या है अभी करंटली, वो हमने देख लिया विद द बूट डायग्नोस्टिक कॉन्फ़िगर करके। लॉग एनालिटिक्स में एक्सटेंशन कैसे ऐड करते हैं, तो आपने देख लिया कि लॉग एनालिटिक्स को अपन कनेक्ट करते हैं, वैसे ही उसमें एक्सटेंशन ऐड हो जाता है। एक और क्वेश्चन आता है लोगों को, बंदों को, कि कम क्लाइंट से कि भाई ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसका कॉस्ट कितना है, ये स्टैंडर्ड B2MS जो मेरा मशीन है इसका कॉस्ट कितना है। मैं भी फिलहाल इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ, कोई जरूरत है नहीं ना। नहीं। हाँ, तो इसका कॉस्ट कितना है कैसे पता चलेगा। कोई आपको बोलेगा, कस्टमर बोलेगा मुझे ना इसका कॉस्ट डिटेल भेजो भाई, मेरे को महीने का कॉस्ट कितना आएगा, एक मुझे B2MS का भेजो और एक D2S V3 का भेजो।
निहाल, कुछ बिलिंग का सेक्शन होगा वहां पे अपने पास अजूर पे? बिलिंग के सेक्शन पे तो पता चलेगा कि भाई अभी ये वीएम का करंट बिल क्या है, वो बता देगा, करंट बराबर। का? लेकिन हाँ। अगर कोई नया इंफ्रा सेटअप करना है, वो बोल रहे हैं मुझे कॉस्ट डिटेल दे दो, अच्छा। तो अजोर कैल्क, किधर जाओगे आप? अगर का कोड क्या अजोर प्राइसिंग कैलकुलेटर, ठीक प्राइसिंग है, कैलकुलेटर। ओके। ठीक है। और अगर आप कस्टमर का अकाउंट यूज कर रहे हो ना, तो कस्टमर के अकाउंट से इधर यूज करना, लॉग इन करके। तो उससे फायदा ओके। क्या होगा मालूम है? हम्म। आपको नॉर्मल प्राइस नहीं दिखेगी, कस्टमर को जो प्राइस अप्लाई हो रही है ना, वो दिखेगी, ठीक है। जैसा फॉर एन एग्जांपल, निहाल मेरी चप्पल की दुकान है, चप्पल की तो नहीं, जूते का शोरूम, थोड़ा सा अच्छी तरह बोलने के लिए, जूते का फुटवेयर शोरूम है। हाँ। जैसे हजाम की दुकान को आजकल बोलते हैं ना हेयर सैलून, तो उसी तरह फुटवेयर का शोरूम है। आप मेरे खास दोस्त हो, मेरे नॉर्मल ग्राहक को मैं ना 100 रुपए में चप्पल देता हूँ, लेकिन आपको मैं 80 रुपए में दूंगा, क्यों? तो आप मेरे दोस्त हो। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट हर एक कस्टमर को डिस्काउंट अलग अलग देता है। तो अगर आप कस्टमर से लॉग इन करोगे, तो हो सकता है आप बिना लॉगिन के प्राइस आपको स्टैंडर्ड प्राइसिंग दिखाए, जो सबके लिए एमआरपी प्राइस बोलते हैं ना, जैसे अमेजोन पे लिखता है ना कि 4000 का प्रोडक्ट है, आपको 1600 में दे रहा हूं। भाई मेरे को क्यों 1600 में दे रहा है तू 4000 का प्रोडक्ट, बराबर ना? तो उसी तरह दिखाने का वे, तो इधर स्टैंडर्ड प्राइसिंग दिखाता है, ओके। आपको कोई कस्टमर के लिए दिखाना है तो आपको कस्टमर की लॉगिन आईडी से निकाल के देना है, और कस्टमर अभी नया है एकदम, तो आपको डायरेक्टली स्टैंडर्ड प्राइसिंग देना है। जैसे मेरे को क्या करना है, अभी वर्चुअल मशीन लेना है, राइट? आ गई वर्चुअल मशीन, एक D2V3 मशीन चाहिए, ठीक है। अब उसको विंडोज ओएस चाहिए या नहीं चाहिए, उसको पूछना है ना अपने को कि विंडोज के आप वो हाइब्रिड बेनिफिट, आपके पास लाइसेंस है तो आपके वो हाइब्रिड बेनिफिट, जैसे आप हाइब्रिड बेनिफिट पे जाते हो, प्राइस देखना 70 हाफ हो गया। हो गया ना, ठीक है। तो उसी तरह वो पूछना रीजन कौन सा चाहिए, वो बोलता है ईस्ट यूएस। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, विंडोज, ठीक है। अब उसमें सीक्वल सर्वर डालना है क्या, नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, खाली ओएस चाहिए, अच्छा ठीक है। सीरीज कौन सी चाहिए, D2V3। अच्छा वर्चुअल मशीन पूरे 30 दिन पावर ऑन रहेगा, बोले हाँ। तो 730 आवर्स होते हैं 30 दिन में, कितने आवर्स होते हैं? 730। एक अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये प्राइस आएगा, कितना आएगा? $137। अच्छा डिस्क चाहिए क्या? हाँ तो तुम बोलेंगे डिस्क तो चाहिए कि नहीं? चाहिए चाहिए। तो आप बोलेंगे स्टैंडर्ड SSD रहेंगी, कितने जीबी की लगेगी? 128 GB की, तो एक OS डिस्क तो लगेगा ही ना, बताओ। ठीक है। तो एक OS डिस्क, एक OS डिस्क है मेरे पास, ओके। कितना हुआ इसका, एक डिस्क कितना हुआ? $9। कॉस्ट कितना आया? 146। 156। अब कोई बोलता है मेरे को 2 डिस्क चाहिए, तो अलग चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ऐसा ऐसा अभी स्टोरेज ट्रांजेक्शन, बैंडविड्थ, अगर कुछ ट्रांसफर करने वाला है डिफॉल्ट अपन को इतना देने का, ठीक है। अब ये दे दिया, अगर उसको बोलते हो कि भाई यहाँ पे दिख रहा है कुछ ऑप्शन रिजर्वेशन, हाँ। ठीक है। अभी ये पे एज यू गो प्राइसिंग है, क्या प्राइसिंग है ये? पे एज यू गो, आप कुछ मत करो, खाली 1 महीना यूज करो और ये दो। फिर आप बोलते हो कि नहीं मुझे एक और VM भी देना है ना, ठीक है। मैं एक और VM लिया, तो मेरे पास एक VM इधर है जो कि मेरा D2V3 है, एक और नीचे VM आया जो था B2MS, राइट है, 2 कोर 8 GB रैम, ठीक है। कितना है इसका? 66। उसमें भी विंडोज, उसमें भी मुझे एक मैनेज डिस्क लगेगी 128 GB, ठीक है। इसका भी $9.6। मैं स्टैंडर्ड SSD दे रहा हूँ, LRS, ओके। अगर प्रीमियम SSD चाहिए तो अलग प्राइसिंग हो जाएगी, ठीक है। तो एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट कितना आएगा 223। किसका? 223 दोनों का? दोनों का। हाँ। हाँ।
अब ये बोल रहा है कि अभी कस्टमर को देना है आपको, तो आपके पास ऑप्शन देखो क्या है, एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट। ठीक है, डेस्कटॉप पे मैं डाल दिया। एक्सेल। ओके। आ गया ना। हाँ। ऐसी ऐसा तो हमने कभी जिंदगी में खुद ने ऐसा एक्सेल नहीं बनाया होगा। बराबर कि नहीं? बराबर। कस्टमर को बोलने का कि सर यू कैन डू दिस, अदरवाइज ये भी शेयर करने का। और साथ में क्या शेयर करने का मालूम है क्या? ये जो लिंक है ना, ठीक है, तुम्हारे पास जो लिंक है ना वो भी आप शेयर कर सकते हो। खाली आपको क्या करना है, ये शेयर करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं लॉगिन कर लेता हूँ यार, क्या प्रॉब्लम है, लॉगिन करने में थोड़ी चार्ज लग रहा है मुझे। हाँ, सेम चीज डाल दिया। ओके। शेयर, एक लिंक आएगी, ये कॉपी करने का और कस्टमर को लिंक भी दे देने का। सर व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड वी आर शेयरिंग यू, यू कैन मॉडिफाई एज पर योर रिक्वायरमेंट नाउ। ओके। तो वो आएगा, अपने पोर्टल पे जाएगा, ये लिंक खोलेगा। आ गया वही चीज, बराबर। हैंडी है ये चीज, हैंडी है कि नहीं? हाँ। है ना। उसी तरह आप डिस्क भी दे सकते हैं, स्टोरेज अकाउंट का प्राइसिंग ले सकते हैं, बहुत सारी चीजों का प्राइसिंग ले सकते हैं इसके ऊपर। और एक चीज बतानी थी मेरे ख्याल से, एक ऑप्शन इधर आता है रिजर्व इंस्टेंस। क्या आता है? आप कस्टमर को ये बोल सकते हो कि अगर आप इसको है ना अदर हाइब्रिड बेनिफिट के साथ यूज करोगे तो और प्राइस कम लगेगा, और प्लस आप इसमें ये मशीन को रिजर्व कर देते हो। रिजर्व इन द सेंस, फॉर एन एग्जांपल, आप कमिटमेंट देते हो कि आप ये वीएम को 1 साल तक चालू रखने वाले हो वैसे भी। हाँ, तो आप एक काम करो, इस वीएम को रिजर्व कर लो। आप एक वीएम को रिजर्व करेंगे ना तो मैं 108 रुपए लूंगा। ओके। $108 लूंगा आपसे और रिजर्व कर लूंगा। और इसका प्राइस मुझे आप है ना हर मंथली $108 दो, आप पूरा साल यूज करोगे। लेकिन ये कमिटमेंट दे रहे हो आप कि मैं इसको 1 साल यूज करूंगा। तो कोई वीएम 1 साल यूज करने वाला है या सिर्फ समझो 10 दिन यूज करने वाला है तो ये लेगा क्या? कोई नहीं। नहीं। लेकिन जो बंदा ये मशीन को 3 साल यूज करने वाला है, अगर 137 के हिसाब से भरेगा तो आप देखो 3 साल पे एज यू गो का प्राइसिंग भरता है। और कितना महीना? 36 महीना, 3 साल अगर कितना होता है? ऑलमोस्ट 5,000 हो जाता है। हाँ। $5,000। अब 3 साल का पैसा देखो इधर कितना हो जाता है ये? $94। अब मैं 5,000 हटा के 94 डालता हूं और उसको इंटू 36 करता हूं, कितना हुआ? 3,400। 3,400। पहले कितना जा रहा था? 5,000। तो सोचो, फर्क देखे। तो ये कैटेगरी होती है कि भाई फायदा कितना मिलता है अपने। अच्छा। ओके, और इस हाइब्रिड बेनिफिट के साथ ले लो, और कम हो जाएगा। हाइब्रिड बेनिफिट कम। बेनिफिट मतलब? हाँ बोलिए। हाँ, मैं बताता हूँ। जैसे मैं आपको लाइसेंस के बारे में बोला था ना, कि हाँ। लाइसेंस आपके पास ऑन प्रीमाइसेस में है। ऑलरेडी है। हाँ। और याद रखो, आपके पास अगर ऑन प्रीमाइसेस में जो लाइसेंस है ना, हाँ, वहां पे आप वॉल्यूम लाइसेंसिंग खरीदते हो। मतलब जैसे ऑफिस में मेरे पास बहुत सारे कंप्यूटर है, मैं उसके लिए लाइसेंस खरीदता हूँ, बराबर, सर्वर से। अब मेरे पास अगर मैंने 100 लाइसेंस खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट के, 100 कोर लाइसेंस, अब मैं 50 ही यूज कर रहा हूँ और 50 बाकी है ना, तो वो लाइसेंस मैं अदर में यूज कर सकता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है, क्या बोलता है? क्या बोलता है माइक्रोसॉफ्ट? अगर तो आप आपके पास लाइसेंस, लाइसेंस है। हाँ। हाँ, जैसे मेरे पास ऑन प्रीमाइसेस में भी सर्वर्स तो होंगे ना, उसके भी मैंने विंडोज के लाइसेंस लिए होंगे, राइट।
बल्क में खरीदे होंगे। अगर मैं वो लाइसेंस मुझे यूज करना है तो मैं अजर में यूज कर सकता हूँ, मुझे लाइसेंस का अलग पे करने की जरूरत नहीं है। तो फायदा देखो कितना होता है। $100 तो और अगर आपके पास वॉल्यूम लाइसेंसिंग है और फिर भी खत्म हो गए, समझो आपके पास 100 लाइसेंस है और 100 लाइसेंस यूज कर लिए हो, तो भी माइक्रोसॉफ्ट क्या रिकमेंड करता है, आप वॉल्यूम लाइसेंसिंग बढ़ा लो, यानी 100 की जगह 200 ले लो। आपके पास अजोर में अगर 10 वीएम है, जिसके 10 वीएम है, जिसमें हर वर्षी में 10 कोर है, तो 100 लाइसेंस और ले लो, पर कोर का लाइसेंस रहता है। तो वो जो वॉल्यूम लाइसेंसिंग आप खरीदोगे ना, वो इस लाइसेंसिंग से काफी चीप है। मतलब यहाँ पे आप Okay. 2 कोर का लाइसेंस खरीदोगे, उसकी जगह वहां पे आप 10 कोर का लाइसेंस मिल जाएगा 2 कोर के पैसे में। ठीक है। मुकेश कोई सवाल है? मुकेश? नो सर। तो हाँ, डायरेक्ट तो लाइसेंस क्यों ही खरीदेंगे लोग, मतलब वही करेंगे ना हमेशा। हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो ही खरीद सकते हो ना आप। आपके पास आप हजार हाइब्रिड बेनिफिट विद वो सॉफ्टवेयर एश्योरेंस का लाइसेंस रहता है उनके पास, कंपनी के पास, तो वो हाँ, कंपनी वो यूज कर सकती है। तो मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि काफी कंपनी वो यूज करती है। ठीक है। और कस्टमर बोलता है मुझे कॉस्ट सेव करना है, तो कॉस्ट सेव में सबसे पहला ऑप्शन आप ये देंगे कि आप एक काम करो, आपके जो लाइसेंस है ना उसको अजोर हाइब्रिड बेनिफिट में डाल दो, हाइब्रिड कर आपको दो, काफी हाँ। ओके। काफी कॉस्ट। बोले और क्या, आप मशीन को रिजर्व कर लो। हम्म। अब मशीन को रिजर्व करे कैसे? मशीन को रिजर्व करने के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन का ऑप्शन आता है, रिजर्वेशन। ओके। ठीक है। सो अगर रिजर्वेशन करना है परचेज, तो परचेज करो। अब परचेज किसके लिए करना है आपको? माइक्रोसॉफ्ट खाली वीएम के लिए नहीं, जो भी चीज आप यूज करते हो ना, सीक्वेल, पोस्टग्रेज, ऐप सर्विस, अजोर में जो भी चीज यूज कर रहे हो उसको रिजर्व करने में बेनिफिट देता है। मतलब यही हो गया। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप कोई होटल में जाओ, उसको बोलो एक दिन रहना है, तो बोलेगा सर 4,000 रुपये। बोले चलो 10 दिन रहना है। अच्छा चल, अगर सर आपको 10 दिन रहना है ना, तो मैं आपको 1,500 लगा देता हूँ, क्योंकि उसका 10 दिन का एक साथ निकल गया ना। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लो। फॉर एन एग्जांपल, आप इंटरनेट खरीदने जाते हो आपके आईएसपी प्रोवाइडर के पास, वो बोलते हैं सर 1 महीने का लेंगे तो 500 रुपया, साल भर का लेंगे तो 3,000 रुपया, 6 महीने पे 6 महीना फ्री। तो वो क्या करवा रहा है, 1 साल के लिए आपको रिजर्व कस्टमर बना के ब्लॉक करवा रहा है, लेकिन पैसे आपको पहले देने पड़ेंगे बराबर। बराबर। ओके। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी था कि 1 टाइम पेमेंट एक साथ दो, लेकिन बाद में लोग ने निकाला कि आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हो। मंथली। ओके। ओके। तो इतने सारी चीजों को आप रिजर्व कर सकते हो। अब रिजर्व करने के लिए कैसे रिजर्वेशन होता है थोड़ा बाद में बता दूंगा, अभी फिलहाल ठीक है, क्लियर है, समझ गया। आज के लिए कंप्लीट है। तो आज का जो लेक्चर था ना, वो डेली काम क्या आता है उसके ऊपर था, ना कि कोई टॉपिक समझाने के ऊपर। ठीक है। क्योंकि क्या है कि रोज आपको कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए देगा नहीं। ठीक है। रोज आपको कोई एनएसजी बनाने देगा नहीं। रोज आपके लिए सिर्फ ये आएगा, वीएम बनाओ, या वीएम में कुछ प्रॉब्लम है, रिजर्वेशन करो, एनएसजी करो, कैलकुलेटर में से मेरे को इसका प्राइसिंग दे दो, ये मुझे इतना प्राइसिंग क्यों आ रहा है इसका मुझे एक्सप्लेनेशन करो, ये डिस्क कभी बनाए ये बताओ, ये रिपोर्ट निकाल के दे दो, ये वर्चुअल मशीन कितने हैं उसकी डिटेल दे दो, डिस्क कितनी है उसकी डिटेल दे दो। तो सब यही बीएयू टास्क आते हैं, ना कि आपके पास कोई रॉक सॉलिड टास्क नहीं आता है। फॉर एन एग्जांपल आप मुझे बताओ निहाल, एडी के इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है? मुक्तेश, हाँ बोलिए। सबसे कॉमन क्वेश्चन क्या रहता है जो हर कोई इंटरव्यूअर पूछेगा आपको एडी के लिए? FSM रोल्स। एफएसएम रोल। कभी काम आता है एफएसएम रोल पे? नहीं। तो फिर पूछते क्यों है? वही बात है कि भाई पूछता आदमी सब बड़ी बड़ी चीज आती है, लेकिन काम क्या देता है? चिंदी चोरी यूजर का। क्रिएशन। यूजर हाँ क्रिएशन। हाँ, बस बराबर चिंदी चोरी काम आता।
क्या तुषार गलत बोल रहा हो क्या? नहीं सर। ये फैक्ट है भाई। तो इसीलिए कि आपको आज़ार पढ़ाना इंपॉर्टेंट से ज्यादा मेरे को लगता है कि बीएयू टास्क, बीएयू मतलब बिजनेस एज यूजुअल, जो डेली टास्क आते हैं वो कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। करेक्ट। कि भाई ये मेरा मशीन है ना, लॉग एनालिटिक्स से कनेक्ट नहीं हुआ है, फेल हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे वर्चुअल मशीन पे जाओगे, देखोगे एक्सटेंशन में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि भाई अरे एक्सटेंशन फेल हो गया है, एग्जाम्पल प्रोविजनिंग फेल दिख रहा है मुझे, अब ये मशीन को हमने बंद कर दिया तो इसलिए फेल हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें? आप लॉग एनालिटिक्स में जाके मशीन को एक बार डिस्कनेक्ट करो, फिर रिकनेक्ट करो। तो Reconnect. डिस्कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ से एजेंट अनइंस्टॉल होगा, रिकनेक्ट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इतना से चिंती काम करने के लिए आपको कस्टमर से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि इट माइट रिक्वायर रिबूट ऑल्सो, तो रिबूट का भी अप्रूवल ले लो। कभी अनइंस्टॉल नहीं हो रहा है तो ओएस में से जाके अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सब चीज के लिए काम छोटा सा, बीयू टास्क के लिए आपको अप्रूवल आ गया तो फिर चेंज रेस करोगे तो फिर कैब में, मतलब कैब यानी चेंज एडवाइजरी बोर्ड रहेगा, वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। वहां से अप्रूवल मिला, फिर जाके आप वो चीज इंप्लीमेंट करोगे डर डर के, क्योंकि भाई इतने सारे अप्रूवल मिले आपको। काम था इतना सा, 5 मिनट का काम, बाकी आगे क्या बोलूं, प्रोसेस ज्यादा है। ठीक है। तो ये ऑफिस में आपको, मैं अज़ोर पे काम करता हूँ, अज़ोर पे काम क्या करता है भाई तू? समझ गया। ऐसे ही काम करते हैं भाई हम। मशीन को बैकअप नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, सब्सक्रिप्शन को मूव कर दो, इसको मूव कर दो, ये सब टास्क बहुत कम आते हैं। बाकी डेली टास्क ये होते हैं, मेरा बैकअप है ना, मशीन है ना अटक गया है, बैकअप से रिस्टोर कर दो। बैकअप फेल हो गया है, क्यों फेल हुआ है चेक करो। तो इंजीनियर क्या करता है मालूम है? वेट करता है एक दिन कि दूसरे दिन बैकअप ऑटोमेटिक हो जाएगा। बैकअप हो जाएगा तो टिकट क्लोज। फिर एक दिन आपके पास टिकट आएगा कि भाई ये मशीन का सीपीयू बहुत हाई हो रहा है। जब तक आपके पास टिकट आएगा आप देखिएगा, अरे हाँ 100%, रुक जा खाना खा के आता हूँ। खाना खा के आया, अच्छा अच्छा 60% हो गया, नाउ द सीपीयू इज नॉर्मल, हेंस क्लोजिंग द टिकट। फैक्ट है कि नहीं? राइट है। बराबर। हाँ, मेमोरी सर हाई बट हो ये गया। तो L1 टास्क हो गया ना। हाँ L1 टास्क हो गया ना। अरे भाई हर कोई L1 ही है बाबू। अच्छा। ठीक है, L1 हाँ टास्क हो गए, लेकिन अब तुम L3 हो, तुम्हारे पास काम नहीं आएगा तो ये भी तो लेना पड़ेगा ना कि नहीं? हाँ हाँ। हाँ, अच्छा L1 है ना, तो आप अब अगर आप L3 हो तो आपके पास क्या टास्क आएगा मालूम है क्या? एक L1 समझो, निहाल L1 है, माफ करना निहाल नहीं नहीं। L1, ठीक है। आप L1 हो, आपके पास 4 बार मेमोरी का टिकट आया, आपको देखे तुषार मेरा L3 है, साला बैठा रहता है पूरा टाइम। उसको एक प्रॉब्लम टिकट रेस करके दे देंगे, भाई ये 4 बार इसका मेमोरी हाई हुआ है, देख भाई क्यों हाई हो रहा है, प्लीज एनालाइज एंड प्रोवाइड आरसीए, रूट कॉस्ट एनालिसिस ऑन दिस। ओ हाँ। तुषार बोलेगा अरे बाप रे बाप, देख भाई 4 बार हुआ है, 4 बार हुआ है। मशीन पे लॉगिन करेगा, देखेगा, सबसे पहला चीज चेक करेगा ये मशीन रिबूट कब हुआ था, देखा 1.5 महीने पहले रिबूट हुआ है, तो बोलेगा मशीन हैज नॉट बीन रिबूटेड फ्रॉम द फ्यू डेज, प्लीज रिबूट एंड लेट मी नो इफ दिस इशू अपीयर अगेन, टिल द टाइम कीपिंग प्रॉब्लम टिकट ऑन होल्ड। समझ बराबर। गया। बराबर। बराबर। ये फैक्ट है भाई, जो सुन रहे हो, जो देखेंगे बाद में, वो भी वही करते हैं। तो भाई मैं भी ये करता हूँ, सब यही करते हैं। ठीक है। मुकेश यही कर। समझ गया। तो कैसा है मालूम है क्या? ढकलने का काम करते हैं। हमारा काम क्या है मालूम है क्या? आईटी में मतलब ढकेल रहे, वापस देखेंगे, यही सब चीज है। अगले और सवाल पूछना तो ऐसे जवाब दूंगा आस्ते आस्ते। तो that's it for today. I hope the session was informative and you enjoyed the session. यस समझ गया। Yes, sir. Yes. We will meet in the next lecture. Till then, bye. Let me Bye. stop the recording first. Yeah.